मित्रों, अभी मैं वड़ा पाव और जलेबी खा करके बैठा हूँ, लेकिन जिह्वा तो तृप्त हो गई, मन 4-5 दिन से बड़ा उदास है। एक समस्या तो यह है, शारीरिक समस्या। कुछ चोट वोट लग गई थी। 26 जनवरी को मैं विदेश से चला था कि गणतंत्र दिवस का दिन मैं भारत में बिताऊंगा, लेकिन प्लेन मेरा थोड़ा देर से पहुंचा और गणतंत्र दिवस रास्ते में बीत गया। उसके बाद मैं भारत आया तो भारत आकर के मन बड़ा खिन्न हो गया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मेरे जीवन में सबसे अच्छा समय वह होता है जब शाम को 5 बजे दंगल शुरू होता है। कभी मैं दंगल देखता हूँ, कभी महादंगल देखता हूँ, लेकिन इस बार दंगल और महादंगल देख करके कोई मनोरंजन नहीं हुआ। सुना है कि सरकार ने कोई यूजीसी का कोई बिल लाए या क्या किया, मैं उसके बारे में तो बताने के लिए आपको यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मन में ये आया कि यह तो हमारी शाश्वत समस्या का समाधान करने के लिए निकले थे। ये लड़ पड़े, आपस में लड़ते रहते हैं। और एक नाम जो मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं सुनता आ रहा हूँ, और उनका नाम मैं बड़े गर्व के साथ, आदर के साथ और सम्मान के साथ लेता हूँ। उनका नाम है बी आर अम्बेडकर। मैंने उनकी जीवनी बहुत बार पढ़ी है, कई बार मुझे पढ़ाई भी गई, कई बार मैंने चाव से पढ़ी। मेरे जीवन में जब मैं कक्षा 10 में था तो मुझे पहली बार पता चला कि मेरा नाम विद्यालय की पत्रिका में नहीं छापा गया, क्योंकि वहां पर केवल जिन लोगों के नाम प्रकाशित हुए उन नामों की लिस्ट से पहले लिखा था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। उसमें कुछ विद्यार्थियों के नाम थे और मेरा नाम उनमें नदारद था। मैं बड़ा दुखी हुआ कि इन दोनों लिस्टों में मेरा नाम नहीं है, तो मैं ना अनुसूचित जाति में हूँ ना अनुसूचित जनजाति में हूँ, तो मैं किस जाति में हूँ? तब मुझे पता चला कि मैं उस जाति में हूँ जिनकी गणना नहीं की जाती। बाद में पता चला कि इनकी गणना इसलिए नहीं की जाती क्योंकि बड़ी बड़ी किताबों में, जिनको शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, क्योंकि वो केवल स्मृतियां कही जाती हैं, उनमें उन्हें अग्रगण्य कहा जाता है। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने अपने जीवन में शायद ही कोई ऐसा शहर देखा होगा, शायद ऐसा कोई राज्य देखा होगा जहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा न लगी हो। उनका उंगली उठाया हुआ और संविधान लिया हुआ हाथ देख करके, जैसा मेरी माता जी की भाषा में, मेरे तिरपन कांप जाते थे। मैं भयभीत हो जाता था। मैं जहां जाता हूं वहां पर मुझे बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जरूर मिलती है, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो या वो सामान्य हो, लेकिन मुझे बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मिली। गांधी जी जिस प्रकार से भारत के बाहर भी उनके चित्र और चौराहे मिलते हैं, सारे देश में इनके भी मिलते हैं। मुझे बड़ा गर्व होता था जब मैं सुनता था संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। किसने मुझे अम्बेडकर से कहा कि नहीं, बी आर अम्बेडकर का केवल नाम ही नाम है, इन्होंने कुछ नहीं किया, काम तो किसी और ने किया था और नाम इनका हो गया। मुझे याद आया कि हाँ भाई, हमारी यूनिवर्सिटीज में भी होता है कि पीएचडी थीसिस लिखता कोई और है और पीएचडी थीसिस अवार्ड किसी और को हो जाती है। ये बात तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में भी कही जाती है कि उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में कुछ ऐसे लोगों के चैप्टर डाल दिए थे। पता नहीं सच बात है कि झूठ, लेकिन है तो बड़ी ही ऐसी बात जिसमें थोड़ा स्वाद आता है। जब मैंने कुछ लोगों को फेसबुक पर ये चर्चा करते सुना कि कोई
बेनेगल नरसिम्हा राव थे जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था, और उस मसौदे के आधार पर अंबेडकर जी ने संविधान को इस रूप में प्रस्तुत किया। तो मेरे लेखकीय कान उसी वक्त खड़े हो गए। अब मैं थोड़ा बेनेगल नरसिम्हा राव के बारे में कह रहे हैं कि बेनेगल नरसिम्हा राव के नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। मसौदा जब मैं कह रहा हूं तो उसको आप कह सकते हैं ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्कार। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो बेनेगल नरसिम्हा राव, हम तो एक ही नरसिम्हा राव को जानते थे, और उस नरसिम्हा राव के भी पीछे बड़ी दुनिया पड़ी रही कि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बड़ा योगदान दिया, कि कोपदान दिया पता नहीं, या गुप्त दान दिया। उनके पीछे भी पड़े रहते थे, कांग्रेस वाले भी पड़े रहते थे। ये नरसिम्हा राव कौन है? तो जब कहते हैं ना कि जब आदमी की इच्छा होती है तो उसे खुदा भी मिल जाता, ढूंढने से तो इंसान क्या, भगवान भी मिल जाता। तो मैंने ढूंढा और पता लगाया कि यह व्यक्ति सर बेनेगल नरसिम्हा राव, जिसके नाम की स्पेलिंग में RAU है और जिसके नाम से पहले बेनेगल है भाई। ये बेनेगल कौन है? श्याम बेनेगल तो थे। ढूंढने पर पता चला, शोध करने पर पता चला कि इनके बारे में छिटपुट विचार करने वाले आज के युग में भरे पड़े हैं। इधर उधर की बातें करने वाले, समाचार पत्रों में लिखने वाले, समाचार पत्रों के लिए लिखने वाले, संपादकीय लिखने वाले, वे केवल उतनी ही बात लिखते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। उनसे मेरा काम नहीं चला, तो मैंने सोचा कि जब इन पर कुछ पुस्तकाकार लेखन है ही नहीं, तो यह तो मेरे लेखकीय कर्तव्य बोध के लिए एक चैलेंज है, और मैंने एक पुस्तक लिखने की ठानी। तभी मुरादाबाद के आस में रहने वाले, वो शायद कहाँ रहते हैं, चंबल में रहते हैं साहब, मुरादाबाद में, अमन कुमार जी ने कहा कि आजकल, बल्कि अमन कुमार जी को किसी ने डांटा कि तुम फलाना ना बन जाना। तो मुझे पता चला कि एक भारत में विद्वानों का एक ग्रुप है जो बेनेगल नरसिम्हा राव का झंडा उठाए हुए है, और इनके बारे में और जानकारी उनको भी नहीं है। तो मैंने एक किताब लिखने की सोची, और वह किताब अंग्रेजी में और हिंदी में प्रकाशित हो गई है। अंग्रेजी की किताब मेरे सामने है, मुझे प्राप्त हो गई है। यह पुस्तक फ्रांस में प्रकाशित हुई है। अगर मैं शशि थरूर होता तो ये किताब भारत में प्रकाशित हो जाती, कोई पेंगुइन इसको प्रकाशित करता। लेकिन मेरी पत्नी का नाम शशि जरूर है, मैं शशि थरूर नहीं, इसलिए मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई कहीं बाहर। एक विद्वान प्रोफेसर ने जरूर इन पर PhD की है, मगर अभी तक अंग्रेजी में इन पर कोई पुस्तकाकार लेखन आपके देखने में आया हो तो कृपा करके मुझे बताएं। अगर अंग्रेजी में कोई पुस्तक हो तो कृपा करके मुझे बताएं, मैं उस पुस्तक को अमेज़न से मंगवा लूंगा और आपको भी उसकी एक प्रति भेंट करूंगा। अब मैं अपनी इस पुस्तक पर आता हूं। इस पुस्तक का सबसे बड़ा दोष यह है, और इस पुस्तक के मुख्य पात्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि ये उस कुल में पैदा हुए जिस कुल के पीछे कुल जनसंख्या हाथ धोकर पड़ी रहती है। यह ब्राह्मण था। जाति का ब्राह्मण होने के कारण
और साथ ही नेहरू जी के कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी होने के कारण इसको कोई मान्यता मिल नहीं सकी। इनके जीवन की लीला इतनी न्यारी है कि ये जिस गांव में पैदा हुए उस गांव का नाम था बेनेगल, अपने गांव के नाम पर रखा। दीपिका पादुकोण के पिताजी भी वहीं से आए थे और श्याम बेनेगल भी उसी गांव से आए थे, और ये 4 भाई थे जो उसी गांव से आए। इनके एक भाई संविधान सभा के सदस्य रहे, एक भाई इतने प्रसिद्ध हुए कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आज तक के सबसे पहले और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले गवर्नर बने, और उनके चलाए गए नोटों पर आज भी उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं और इंटरनेट पर देखे जा सकते हैं। उनके सबसे कमजोर भाई, जिन्हें आप कमजोर कह सकते हैं, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। इनके पिताजी डॉक्टर थे। और ये खुद बेनेगल नरसिम्हा राव कौन थे? ये मद्रास यूनिवर्सिटी के फर्स्ट क्लास फर्स्ट, मैथमेटिक्स में 100 में से 100 और संस्कृत में 100 में से 100 नंबर लाने वाले, और वजीफा पा करके बाहर जाकर पढ़ने वाले पहले विद्यार्थी थे, जिन्होंने वहां जाकर के भी मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। और मोतीलाल नेहरू ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखकर कहा कि यह ब्राह्मण का लड़का जिसका नाम नरसिम्हा राव है, उससे मित्रता बढ़ाना, और जैसा वह आचरण करता है वैसा ही तुम भी आचरण करना, तभी तुम श्रेष्ठ बन पाओगे। लेकिन चूंकि जवाहरलाल नेहरू जिस खानदान में पैदा हुए थे वहां पर धन की कोई कमी नहीं थी, और जवाहरलाल नेहरू इतने विद्वान होने के बावजूद भी इतने मेधावी तो नहीं थे कि वे उस जमाने की आईसीएस परीक्षा में बैठने की सोच भी सकते। इसलिए वो तो नहीं बैठे, लेकिन बेनेगल नरसिम्हा राव उस परीक्षा में बैठे, और उन्होंने इस परीक्षा में बैठ करके 16वां स्थान प्राप्त किया, और भारत में उस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया। कोई भारतीय उसमें पहला स्थान प्राप्त किया उस लिस्ट में। और उनका सबसे पहला जो चयन हुआ वो कल मद्रास के लिए हुआ। जब उन्हें चयन की सूचना मिली तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मद्रास में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मद्रास में ही मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मद्रास में ही मैंने वजीफा लिया है, और मद्रास में ही मैंने अगर शासन करना है, प्रशासन का कार्य संभालना है, कलेक्टर बनना है, तो उसमें मेरे ऊपर कोई उंगली उठा सकता है। इसलिए कृपा करके मुझे किसी और राज्य में भेज दीजिए। और उनको कलकत्ता और आसाम, जिसे आज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहते हैं, वहां पर प्रशासन का कार्य देखने के लिए भेजा गया। इनकी कथा इतनी लंबी है कि मैंने अपनी एक पुस्तक लिख दी है इन पर, तो मैं सारी कथा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2-4 मोटा मोटी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और वह मोटा मोटी बात यह है कि यह वह व्यक्ति था जो जज भी था, और जिसने बहुत सारे कार्य किए। उनमें से एक कार्य जो मुझे इस समय याद आ रहा है कि उन्होंने रिटायर होने के तुरंत पश्चात जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। वो इतने मांग में थे, उस कार्यभार संभालने में जब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा से उनकी बात नहीं बनी, तब उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, तो उनको फौरन भारत में फिर दूसरी जगह नौकरी दे दी गई कि अब आप यहाँ आइए, और हमारे देश आजाद होने वाला है, भारत को आजाद किया जाने वाला है, आप इस संविधान सभा के लिए
जो बनने वाली संविधान सभा है, इस सभा के लिए आप एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए। उन्होंने वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। उसके लिए उनसे कहा गया कि आप पूरी दुनिया के संविधानों को देखिए और पढ़िए और दूसरे देशों में जाकर संविधानों का अध्ययन कीजिए और वहां के संविधानविदों से मिलिए। वो पूरी दुनिया में गए, 5-6 देशों में गए, वहां का उन्होंने संविधान पढ़ा, उसकी सारी बातें उन्होंने समझी, भारत में आकर के संविधान का एक मसौदा तैयार किया कि ये संविधान हो सकता है हमारा। और वह संविधान बना करके जो 1946 में 1 रुपए में सरकार ने जनता के अवलोकनार्थ भी बेचा। उसकी कॉपी आपको मिल सकती है नेट पर, आप देख सकते हैं। उस संविधान को आधार बनाकर जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, तब अंबेडकर जी को वह दायित्व सौंपा गया कि यह संविधान का मसौदा जो बेनेगल नरसिम्हा राव ने बनाया है, इसको परिवर्धित, परिष्कृत और परिशोधित करके आप एक संविधान बनाइए। और एक संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसमें उस पर चर्चा हुई, उसमें से बहुत सी चीजें छोड़ दी गई, लेकिन मसौदा एक सामने था कि यहां से हम चलेंगे। जैसे कि एक स्केलेटन दे दिया जाता है, तो उसका उनको जो श्रेय मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? कि उसी दौरान एक और समस्या आन पड़ी, जैसे कि पाकिस्तान नाम का देश पैदा हो गया और कश्मीर की समस्या नया बना हुआ था, यूएन उसमें पैदा हो गई। तो इनको संविधानविद होने के कारण इनको वहां भेजा गया कि आप वहां जाकर के भारत का पक्ष रखिए। ये वहां चले गए और वहां जाकर के इन्होंने भारत का पक्ष रखा, क्योंकि इनको जम्मू और कश्मीर का भी पता था। वहां से थोड़ी सफलता मिली, वहां रहने लगे। इसी बीच में उनको बुलावा आया कि आप तो संविधान के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, बर्मा भी आजाद हो गया है, बर्मा को भी तरह देख लीजिए। बर्मा का संविधान बनाने के लिए भेज दिया गया, वो बर्मा का संविधान बनाने के लिए चले गए। उसके बाद जब वापस लौट करके आए, इनको फिर भेजा गया कि यूएन में जाइए, आपको यूएन में ये पद दिया जा रहा है और आप जाकर के विश्व में भारत को स्थापित कीजिए। वहां पर जब स्थापित हो गए तो उनको तभी कहा गया कि अरे ये तो विजय लक्ष्मी पंडित भी संभाल सकती हैं, विजय लक्ष्मी पंडित को संभालने दीजिए और आप जरा यहाँ जाइए। और हेग में एक बहुत बड़ा संस्थान खोला जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय खोला जा रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। आप यहाँ जज बन जाइए। आपको याद रखना चाहिए कि ये व्यक्ति केवल ग्रेजुएट था, एलएलबी नहीं था, लेकिन ये भारत के पहले न्यायाधीश भी थे, न्यायाधीशों में एक भी थे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज भी बने और वहां जाकर के जज बन गए। ये आगे भी बहुत जाते, बहुत कुछ करते। जीवन के तो बड़े संस्मरण, जीवन के बारे में कोई बताना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे ही किताब लिख देना भी आसान काम नहीं है बिना तथ्यों के। तो मैं यहां तथ्य तो आपको सुना नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि वहां वे सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेकिन इतना टेंशन होने के कारण और परिवार अपना न बना पाने के कारण, कहते हैं इन्होंने किसी लड़की से वहां पर प्रेम किया था, उससे विवाह भी किया, लेकिन वो लड़की भारत में आई, रहने लगी, थोड़े दिन के बाद मलेरिया से परेशान होकर के चली गई वापस। उसके बाद इन्होंने विवाह नहीं किया। तो अकेले रहते हुए ये इतना काम करते थे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा और ये बीमार रहने लगे। अंत में इनको कैंसर हो गया और स्विट्जरलैंड में इनकी 1953 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? जब संविधान सभा में संविधान प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय किस प्रकार का श्रेय दिया गया उनको अंबेडकर जी के द्वारा, वह सब रिकॉर्ड में मौजूद है, सब जानते हैं कि भाई ये ओबिचुअरी में ये कहा गया, किस अखबार में क्या कहा गया, फलाने देश के आदमी ने क्या कहा गया। लेकिन ये भी सच है कि जिस नोबेल पीस प्राइज को लेने के लिए
ट्रंप सारी दुनिया की शांति भंग कर रहे हैं और जिस पीस प्राइज को पाने के बाद भी लोग शांति अपने देश में कायम नहीं रख पाते, उस पीस प्राइज को भी एक बार बेनेगल नरसिम्हा राव को देने का प्रयास किया गया या प्रस्ताव किया गया। यह रिकॉर्ड में मौजूद है। इस तरह के व्यक्ति को, जिसने भारत के संविधान में को एक रूप देने के लिए एक मसौदा तैयार किया। अब आप कहते हैं सीबीएसई ईयर में पढ़ाने वाले भी कुछ ना कुछ तो धन्यवाद के पात्र होते हैं, लेकिन यह आदमी इतना अभागा था। आजकल की जो कहते हैं ना जातिवादी मानसिकता वाली जो बातें हो रही हैं और दुनिया को जातियों में, भारत के लोगों को जातियों में बांट दिया गया है, तो कई लोग ये कहते हैं कि इनको शायद इनका श्रेय इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये जाति के ब्राह्मण थे। मुझे नहीं पता, ये तो आप बताइए कि क्या जाति का ब्राह्मण होने के कारण इनको वह श्रेय नहीं दिया गया उस केक का और दे दिया गया। आज भी आप व्यक्ति की प्रतिमा नहीं देख सकते, इस व्यक्ति के नाम का मंदिर नहीं देख सकते, इस व्यक्ति के नाम का कोई विश्वविद्यालय नहीं देख सकते, इस व्यक्ति के नाम की धर्मशाला भी यहाँ पर नहीं, दुनिया में नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके जरा कंटेंट आप एक बार बता देंगे तो हमारे इसलिए आप इस व्यक्ति को अगर आप नहीं जानते, इस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते, तो ये आपका ही दोष होगा। क्योंकि अब जब मैंने ये कार्य शुरू कर दिया है, मैंने अंग्रेजी में लिखा, ये पुस्तक फ्रांस में छपी है, मैंने हिंदी में लिखा, वो भारत के प्रकाशक अपनी सुविधा से उसको समय समय प्रकाशित अवश्य करेंगे। ये जो मैंने पुस्तक लिखी है, ये है 250 पेज के लगभग है। इसमें वह राव के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ चीजें मैंने दे दी हैं। मैंने एक प्रकार से वह सब बातें दे दी हैं। अब जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जब संविधान सभा में वे उठे और संविधान हमारा लागू होने वाला था, तब वे उठकर क्या कहते हैं, वह लाइनें मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। 25 नवंबर 1949 की बात है, क्योंकि 26 जनवरी 50 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन तैयार हो गया था वो 25 नवंबर 1949 को। तो उसमें वो क्या कहते हैं, द क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स पार्टली टू सर B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the drafting committee. अब ये बात खुद अंबेडकर जी कहते हैं और हम उनको कोई क्रेडिट देना नहीं चाहते। ये तो वही बात हो गई कि जिस स्त्री ने किचन में जाकर के बर्तन मांजे, आटा निकाला, आटा गूंदा, पूरी बनाई और जिसने उसको परोस करके थाली में सजाकर रख दिया, उसको हम कह रहे हैं कि देखो कैसी सुगढ़ गृहिणी आई है, बहू ले ये मुंह दिखाई और ये ले तू अपना भोजन का, पहली बार भोजन बनाने का ये नेक, सब उसको दे दिया। ये नहीं देखा कि जो वो 3,000 रुपए महीना के लिए हमने काम वाली बाई रखी थी, ये काम तो उसने किया सारा, उसको तो हमने नौकरी से निकाल दिया। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, थाली परोसने के लिए बहू कमरे में आई, हमने उससे कहा अब तू जा, और उसको हमने भारत से ही भेज दिया। जैसे ही वो काम हुआ, उसको कहा तू अब जा, ऐसा कर उधर लगा पहुंचा, ये हो गया वो। तो इस तरह का हमने उससे व्यवहार किया। आपने वो कहानी सुनी होगी अंग्रेजी में कि किसी राजकुमारी ने किसी राजकुमार के मरणासन्न शरीर से आखिरी कांटा निकाला और वह राजकुमारी उस राजकुमार की पत्नी बन गई। लेकिन जो दासी
रोज महीनों से वो कांटे एक एक करके निकाल रही थी उसके शरीर में, उसको कुछ नहीं मिला। और विडंबना ये है कि हमें बार बार दौरे पड़ते हैं, हम बार बार बी एन नरसिम्हा राव का नाम लेते हैं, लेकिन हम इनके बारे में आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। अंग्रेजी में जो ज्ञान थोड़ा बहुत इनके बारे में है भी, वह न जाने किसकी साजिश से सामने नहीं आता। और हिंदी में तो पढ़ गए पूत कुमार के 16 दूनी 8 की स्थिति है, क्योंकि उसमें अधकचरी चीजें लिखी रहती हैं। तो मैंने ये कोशिश की है पहली बार हिंदी में और पहली बार अंग्रेजी में कि इनके बारे में प्रामाणिक शोध करके कुछ बातें जनता के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाएं। दुर्भाग्य से मेरे नाम के आगे भी शर्मा लगा हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इसमें कुछ पक्षपात कर रहा हूं। मुझे प्राणों से भी अधिक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रिय हैं, लेकिन मैं एक विद्यार्थी भी हूं, मैं एक लेखक भी हूं, मैं एक वक्ता भी हूं, और मैं चाहता हूं कि यह सत्य भी आपके सामने आए। इस पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं जो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये पहले हमने क्यों नहीं पढ़ी बातें। किस तरह से ये ब्राह्मण कम्युनिटी, चित्रपुर ब्राह्मण की कम्युनिटी नॉर्थ इंडिया से चल करके वहां पहुंची वाया गोवा, और क्यों ये 4 भाई बेनेगर संजीव राव, बेनेगर नरसिम्हा राव, बेनेगर रामा राव, बेनेगर शिवा राव और लीला, ये 5 भाई बहन कहां छिप गए थे। हमें नहीं पता कौन लीला नाम की स्त्री थी। और ये कितने आनंद की बात है कि इनकी आज भी जो संतति देश विदेशों में है वो बड़े उच्च पदों पर हैं, बड़े अच्छे लेखिकाएं हैं, लेकिन हम इस बात का कोई संज्ञान नहीं लेते। हमारे दिमाग में तो बस केवल ये है कि तेरी जात क्या है। तो यदि आप जात बिरादरी में फंसे रहे तो आप ये नहीं जान सकेंगे कि सर बेनेगर नरसिम्हा राव ने तो अपने नाम की स्पेलिंग में से राव निकाल करके RAU कर लिया था। क्यों? जिससे कि ये भनक भी किसी को ना लगे कि वो राव हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आप इनके नाम की स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन है और किस तरह के राव हैं। चारों भाई बड़े से बड़े पद पर चले गए। आज इनके नाम लेने वाला कोई नहीं है। इनके नाम, इनके एक भाई के नाम से लिखे हुए नोट हमने खर्च किए। हमने जानने की कोशिश भी नहीं की कि ये कौन है। अगर आप इनके बारे में गंभीरता से में मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर लिए, और क्यों मैथमेटिक्स में वो इतने बड़े विद्वान हो गए, तो ये या क्या डेजी पामर से जब उनकी शादी हुई तो कैसे टूट गई, या फिर ICS में उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने आसाम और कलकत्ता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी बीमार थे और वहीं थे, और वो उनके कमरे में आते हैं और कहते हैं अरे छोड़िए, हमने तो अपने देश में पहला न्याय मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल को बनाया था, हम आपको बना देंगे। अब की बार यहां अंबेडकर जी होंगे तो वहां हम आपको रखेंगे। लेकिन BN नरसिम्हा राव ने मुस्कुरा करके उन्हें धन्यवाद दिया। ये सब कहानियां हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ सच है, कुछ कहानियां बना दी जाती हैं, लेकिन ये आदमी कभी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं गया। जिस समय देश का विभाजन हो रहा था उस समय यह दिल्ली में था और रिफ्यूजीज के लिए बस्तियां बनाने में व्यस्त था, और जिस समय देश आजाद हो गया तब कभी पाकिस्तान। उनको तो हम जानते ही हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते उनको जानकर हमारा लाभ ही होगा, हानि नहीं। मैं ये चाहता हूं कि यह पुस्तक आप जरूर पढ़ें
और अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है तो जिन्हें पढ़ने का शौक है उनसे कहें कि इस पुस्तक को देखें। ये पुस्तक अमेजोन पर उपलब्ध है। अगर आप इसको पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते, पूर्वाग्रह युक्त हैं, तो अपनी भड़ास अमेजोन पर जाकर निकाल दें, कहीं ना कहीं निकालें उसको। ये तो बताएं कि आपने अभी तक या बैनगल नरसिम्हा राव की प्रशंसा हो जाएगी।